हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नितेश वर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल ध्यान। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने कंप्यूटिंग डिवाइस के बारे में बताया था, मैं आज की वीडियो में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताऊंगा और इसको एक जनरेशन के रूप में बताऊंगा जो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली पीढ़ी जो हमारा पहला दौर था कंप्यूटर का, वो था हमारा 1945 से 1955 के बीच। और इसमें क्या क्या थे इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था सीपीयू के लिए, यानी कि कोई भी गणना करने के लिए कंप्यूटर में उस समय के वैक्यूम ट्यूब के सहारे कोई भी कंपोनेंट्स कार्य करते थे और उसमें गणनाएं होती थी। अब बात की जाए कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार ली डी फॉरेस्ट ने किया था। अब देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो वो हमारा था ENIAC। ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। यह जो कंप्यूटर था लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूबों से मिलकर ये बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की कुछ बुनियादी विशेषताएं, इसकी कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो ये हमारा वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे आधारित था, जिसके सहारे गणना करता था और ये आकार में बड़े और चाल में धीमे होते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, एक तरफ से मानिए कि एक रूम, एक कमरा जितना बड़ा होता था। मुख्य रूप से इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो कंप्यूटर चलता था जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिस पे सारे गणनाएं किए जाते थे, वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारे किए जाते थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मींस क्या होता है कि देखिए, जो इसमें अगर हम कोई कार्य देते थे तो एक समय में अगर हम 3 कार्य हम दिए तो 3 का अलग अलग पार्ट बना लेता था और ये एग्जीक्यूट, ये यानी कि यह फिनिश हो जाने के बाद काम दूसरा फिनिश होता था, उसके बाद तीसरा होता था। एक समय में सारे काम फिनिश नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में अगर हम कंप्यूटर को 10 काम देंगे तो 10 काम उतने ही सेकंड में फिनिश होंगे जितना कि पहला काम फिनिश होगा। आज के कंप्यूटर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे हो गए हैं। अब देखिए, पंच कार्ड और पेपर टेप ये इनपुट के लिए प्रयोग किया जाता था और चुंबकीय टेप जो है हमारा, वो आउटपुट स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता था। उसी तरह इस कंप्यूटर में कौन से भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो वो हमारा मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। मशीनी भाषा जो होती है वो 2 संख्याओं पर आधारित होती है, एक होता है 0 और एक होता है 1। इसको बोलते हैं मशीनी भाषा और इसको हम बीट भी बोलते हैं और इसको हम बाइनरी संख्या भी बोलते हैं। बाइनरी संख्या 2 डिजिट की होती है, 0 और 1। और इसका डिसएडवांटेज क्या था, नुकसान क्या था, तो भारी और महंगा होता था और ये ज़्यादा हीट उत्पन्न करता था, जिसके कारण बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी और ये बार बार ख़राब हो जाते थे, यानी कि ये धीमा था इसका कार्य करना और ये विश्वास लायक कंप्यूटर नहीं था हमारा। इसमें AC की रिक्वायरमेंट होती थी, यानी कि इसके अंतर्गत AC फिट किया जाता था कि जो हीट हो वो थोड़ा कम हो। और इस जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बात कर ले रहे हैं तो देखिए, ENIAC है, EDIWAC है, UNIVAC है, IBM 701 है, IBM 650 है, एक है EDISAC। ENIAC जो है हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसको याद रखिए क्वेश्चन के रूप में। और UNIVAC है जो एक कमर्शियल यानी कि बिजनेस के पर्पज से बनाया गया फर्स्ट ये कंप्यूटर है, जो बिजनेस के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कभी कभी IBM का पूरा नाम पूछता है तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। और यह कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का है 701, ये भी क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पूरा नाम दिया गया है। ENIAC का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। UNIVAC का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDIWAC का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM का होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और EDISAC का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक। अब देखते हैं दूसरी पीढ़ी, जो इसका दौर रहा हमारा 1955 से 1956 के बीच। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने वैक्यूम ट्यूब, ये रहा, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, जो सस्ती, कम बिजली की खपत, आकार में अधिक छोटा, अधिक तेज और विश्वसनीय हो गया। ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर से छोटा हो गया और सस्ता भी हो गया और इसमें कम बिजली की खपत होती थी और ये आकार में भी छोटा हो गया और इसका कार्य करने की क्षमता भी वृद्धि हो गई, यानी कि तेज हो गया और इस पे विश्वास करने लायक भी ये कंप्यूटर बन गया पहली पीढ़ी के मुकाबले में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 3 व्यक्तियों को श्रेय दिया जाता है।
पहला विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्राटेन। देखिए सबसे ज्यादा विलियम शॉकले का नाम आता है, क्वेश्चन में ज्यादातर पूछता है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है, तो विलियम शॉकले। अब उसी तरह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की कुछ बुनियादी विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। तो एक तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, इसमें बैच प्रोसेसिंग और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इस समय में एक से ज्यादा काम होने लगे इस कंप्यूटर में। और मैग्नेटिक कोर यूज्ड एज ए प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज ए सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाने लगा और मैग्नेटिक टेप और डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी के लिए। ये परमानेंट मेमोरी डेटा स्टोर करते थे और ये मेमोरी प्राइमरी जो टेम्पररी मेमोरी डेटा स्टोर करती थी। और इसमें जो भाषा प्रयोग किया गया था असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में लाइक फोर्टान, कोबॉल एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इसको हम नोमेनिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट के 3-3 अक्षर होते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम ऐड लिखे जोड़ने के लिए एडिशन, तो हम ये 3 ही केवल लिखा जाता था ऐड। उसी तरह सब्ट्रैक्ट्स के लिए SUB लिखा जाता था। तो इन्हीं 3 ही कोड से मिलकर ये कोड बनता था असेंबली लैंग्वेज का, जिसको हम नोमेनिक्स बोलते थे। हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्टान, जिसका पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका प्रयोग वैज्ञानिक के गणना के लिए किया जाता था। कोबॉल, कोबॉल का पूरा नाम होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। यह केवल बिजनेस के ही सॉफ्टवेयर चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं, हानि। अभी भी बहुत महंगा कंप्यूटर था, यानी कि ये कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के भी बहुत महंगा था, फिर भी बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। इसमें भी बड़ी मात्रा में भी गर्मी उत्पन्न होती थी और इसमें AC की रिक्वायरमेंट थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। IBM 7030 यानी कि IBM 7030 और IBM 1620, ये कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। IBM 1620 ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछता है। इसी तरह तीसरा कंप्यूटर है हमारा CDC, जिसका पूरा नाम होता है कंट्रोल डेटा कारपोरेशन। यहाँ पे दिया गया है कंट्रोल डेटा कारपोरेशन, यानी कि 3600। और इसी तरह CDC 1604। और इसी तरह यूनिएक है, इसमें भी यूनिएक का न्यू वर्जन बनाया गया। और ये है हनीवेल कंप्यूटर। तो ये रहा हमारा दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। अब चलते हैं तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में। देखिए तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का दौर रहा वो 1965 से 1975 के बीच रहा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पे IC का प्रयोग किया गया, जिसके कारण कंप्यूटर और छोटा हो गया तथा कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो गई और आकार में छोटा हो गया। यानी कि ये कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर से थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट हो गए और इनमें कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई और ये हीट बहुत कम होते थे। अब देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया, तो ये जेस किल्बी का नाम आता है। इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। यह सेमीकंडक्टर की मेमोरी बनी होती है। इसका बेसिक फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। IC टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड था। उसके बाद से इसमें रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टीपल प्रोग्रामिंग थी। टाइम के अनुसार वो काम करता था। माइक्रो प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। तो इसमें जो चिप लगाए गए थे IC, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इसमें इंप्लीमेंट किया गया था। CPU के रूप में इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इसमें प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट कि फास्ट प्रोसेसर्स विथ मैग्नेटिक कोर मेमोरीज, यानी कि इसमें जो रैम होता है हम लोग आज के कंप्यूटर में, उस समय मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था तेज गति से कार्य करने के लिए। बाद में इसको रिप्लेस करके रैम और रोम कर दिया गया, जो आज के कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। फोर्टान सेकेंड फार्मूला ट्रांसलेशन, जो वैज्ञानिक लोग इसका इस्तेमाल करते थे, जो मैथमेटिशियंस थे वो इस्तेमाल करते। इसका प्रयोग वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाता था, मैथमेटिक्स गणना करने के लिए। उसी तरह बेसिक है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यह लैंग्वेज सीखने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसमें लोग इसमें सीखकर अलग प्रोग्रामिंग करते थे। उसी तरह पास्कल है, बेसिक एल्गोरिथम का इसमें प्रयोग किया गया। जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसका स्ट्रक्चर लिखना इंग्लिश में, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, वही एल्गोरिथम कहलाता है हमारा। इसके रूप में प्रोग्रामिंग इस्तेमाल किया। डिसएडवांटेज अब ये हो गया कि ये कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया और इसमें AC की रिक्वायर। अब इस जनरेशन कंप्यूटर जो थे IBM 360 सीरीज, ये क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखना है कंप्यूटर कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का नाम बताइए, आप लोग इसके माइंड में फिट कर लीजिए। उसी तरह PDP यानी कि प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेस, इसका पूरा नाम होता है 8 मिनी कंप्यूटर बना था हमारा इसी थर्ड जनरेशन में। ये हनीवेल 6000 सीरीज निकला। TDC 316 निकला।
तो ये इस जनरेशन के कंप्यूटर है। अब आते हैं चौथी पीढ़ी पे। चौथी पीढ़ी के अंतर्गत जो इसका दौर रहा हमारा 1975 से 1989 के बीच, इस जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। इन्होंने एक चिप पर हजारों या लाखों ट्रांजिस्टर पैक करने के लिए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया, यानी कि LSI का और VLSI दोनों का प्रयोग किया था। इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्रॉपर तरीके से कहा जाए तो इसके अंतर्गत वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का ही प्रयोग करके इस कंप्यूटर को बनाया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय थे। ये हमारा बहुत ज़्यादातर रिलायबल थे, आकार में बहुत छोटे थे और कम खर्चीले वाले हो गए, यानी कि बहुत ही सस्ता हो गया, चीप हो गया हमारा। उसके बाद से व्यक्तिगत कंप्यूटर का क्रांति का यहीं पे जन्म हुआ। यहीं से सारे लोग कंप्यूटर मतलब मिनिमम कंप्यूटर लोग इस्तेमाल करना इसी जनरेशन से सीखे, क्योंकि कंप्यूटर सस्ता हो गया, इसलिए इस जनरेशन से कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे। अब देखिए इसका बेसिक फीचर जो है VLSI टेक्नोलॉजी, जो कि हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर दिए, VLSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। इसके अंतर्गत टाइम शेयरिंग, टाइम के साथ साथ काम करता था। रियल टाइम नेटवर्क्स या रियल टाइम नेटवर्क्स के साथ भी काम करता था। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होकर चलने लगे। CRT स्क्रीन का प्रयोग किया गया था कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के रूप में। लेजर इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग किया जाने लगा चौथी पीढ़ी से ही, जो आप लोग जानते हैं इंकजेट प्रिंटर जो स्याही से प्रिंट करता है, और लेजर जो लेजर बीम से सहारे प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर में सूखा इंक का प्रयोग होता है, इंकजेट में वही हमारा इंक का प्रयोग होता है। स्कैनर का प्रयोग किया जाने लगा। अब देखिए अलॉन्ग विथ लैन और वैन्स, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि इसी जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर लगने के कारण इंटरनेट का भी विकास हो गया। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कर सकते थे और एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते थे। उसके बाद से इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में। अब इस जनरेशन के कंप्यूटर इंटेल का हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, जो हमारा 4004 था। इंटेल कंपनी ने बनाई थी पहला माइक्रो प्रोसेसर। उसी तरह यहाँ पे मेट्रोला कंपनी ने बनाई थी, एप्पल ने बना दिया, क्रे1 कंप्यूटर यानी कि क्रे कंपनी ने बना दिया। और उसी तरह स्टार, ये वाला क्वेश्चन पूछता है स्टार 1000 कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। और इंटेल का 8008 जो बनाया गया था वो किस जनरेशन का है, तो चौथी जनरेशन का है। इसी तरह PDPA आ गया हमारा। तो ये थे चौथी जनरेशन के। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए पांचवी पीढ़ी, यानी कि 1989 से अब तक चल रही है हमारा पांचवा जनरेशन कंप्यूटर का। पांचवी पीढ़ी में ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें IC को मिलाकर ये बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय और आकार में सबसे छोटे और कम खर्चीले, यानी कि आजकल जो हम पॉकेट में मोबाइल लेकर एंड्रॉयड फोन घूमते हैं, ठीक है, तो ये पांचवी जनरेशन का ही देन है। और ये कंप्यूटर बहुत सस्ते हो गए हैं और हर लगभग 70% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आज के जनरेशन कंप्यूटर सबके घर में लगभग आजकल लैपटॉप का प्रयोग हो रहा है, जिसने पोर्टेबल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया। यानी कि पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से कंप्यूटर को ले जा सके। ट्रेवल में या कहीं पे वेकेशन पे घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप इसको कंप्यूटर को ले जा सकते थे। जैसे लैपटॉप हुआ, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। बेसिक फीचर्स, ये अल्ट्रा लार्ज टेक्नोलॉजी बेस्ड था। उसके बाद से ये है एक्सटेंसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके अंतर्गत भरपूर मात्रा में कार्य करने की क्षमता हो गई। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक साथ कई काम करना, 1 by 1। मल्टी प्रोसेसिंग एडवांसमेंट यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि भौतिक बनावट, ये आने से हमारे रोबोट्स बनने लगे। इस जनरेशन में रोबोटिक्स डिवाइस की जो चीज़ें चाहें हम रोबोट से करा सकते हैं, अगर इंटरेक्शन वैसा उसमें इनबिल्ड किया गया है। तो वर्चुअल रियलिटी आजकल देख ही रहे हैं कि वर्चुअल का ज़माना चल रहा है, 3D एनिमेशन का ज़माना चल रहा है। आप घर बैठे विदेशों घूम सकते हैं अपने होलोग्राम से, 3D होलोग्राम से। इस जनरेशन में न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि कहीं भी हम इंटरनेट के द्वारा कोई भी चीज़ डेटा सेंड कर सकते, रिसीव कर सकते, एक दूसरे को नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट करा सकते, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत तरह के तमाम कार्य फीचर्स आ गए इस जनरेशन से। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, C++, जावा, .NET, ये सारे परफेक्ट लैंग्वेज है। इनके बिना कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग नहीं की जाती है, चाहे इंटरनेट हो चाहे कंप्यूटर के कोई सॉफ्टवेयर हो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है, C++, जावा, .NET, ठीक है। इस जनरेशन कंप्यूटर IBM नोटबुक, पेंटियम PC
पेंटियम 1 2 3 4 ड्यूल कोर क्वाड कोर। अब सन वर्क स्टेशन परम जो इंडिया का है, परम 10,000 सुपर कंप्यूटर इसी जनरेशन से बना है। तो इसी जनरेशन के ये सब कंप्यूटर हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। यानी कि जनरेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड यहाँ पे लिख दिए हैं, टाइम कब से कब रहा। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी बेस था, सबसे पहला था वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, उसके बाद से वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर ULSI और VLSI। क्वेश्चन इसी से बनता है ज़्यादातर फोर्थ जनरेशन से। फोर्थ जनरेशन में ही कंप्यूटर इंटरनेट का प्रचलन होने लगा, इसी जनरेशन से इंटरनेट का प्रयोग होने लगा और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। सब लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे, सस्ता हो गया। और ये फिफ्थ जनरेशन जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, खुद सोचने समझने की क्षमता हो उस कंप्यूटर में थोड़ा बहुत। यहाँ पे जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जिस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर चलता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कि जो यूजर काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से सारे डिवाइस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फर्स्ट 1945 से 1955 में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम पीछे पढ़ चुके हैं। सेकेंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड जनरेशन में 1965 से 1975 के बीच में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, माइक्रो प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरह फोर्थ जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फोर्थ जनरेशन से एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर कनेक्ट होकर अपना अपना कार्य करने लगे। रियल टाइम नेटवर्क एक एक्चुअल टाइम में कोई भी प्रोसेस का रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। फिफ्थ जनरेशन में जो कि हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्ट टेक्नोलॉजी, ये बहुत एडवांस है। आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं इस जनरेशन कंप्यूटर से। कंप्यूटर आजकल हर कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है, हर प्रोसेस को करता है, कैसा भी प्रोसेस रहे। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे हो गए हैं, आप इससे कुछ भी काम करा सकते हैं आज के समय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियो।